नाउ इट इज सो, कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, होमवर्क वाला टाइम ही हम आपका ले रहे हैं, होमवर्क दे ही नहीं रहे आपको। जो हम पढ़ते हैं वो 1.5 घंटे में आप घर जाके कर सकते हैं, बाकी पौना घंटा आपका ले लेते हैं, आधा घंटा कर लिया था। बाकी अगर कोई मसला है तो फिर क्लास के बाद आ जाए। अच्छा, ये सोशल मीडिया ने बहुत ख़राब कर दिया। वैसे एक छोटा सा बच्चा दूसरे को कह रहा था ज़रा बाहर आ, मस्जिद में था वो, कहते अब ज़रा बाहर आ। जी नहीं, मुझे बाद में पता चला जब होगी सारी गेम। अच्छा, अब वी आर वेरी लकी पीपल कि वो जो कंपनी लॉ का वो जो टाइम लेक्चर वाला था वो भी अब हमारा सेव हो गया है, तो वी कैन नाउ यूटिलाइज दैट टाइम एज वेल। तो ये वो तो पेंडिंग लेक्चर तो फिर आपका अपना स्याप है ना, दिस नॉट अवर कंसर्न। वो तो साथ साथ जो है वो सारी चीज़ें करनी थी, ये तो आपका अपना है ना मसला, इससे हमें तो कोई वो नहीं, सरोकार नहीं। आए भाई आए, जल्दी है मोहतरम। ज पेज 480, हाँ ठीक है, याद कराना एंड पे मुझे। पेज 487 क्वेश्चन 1 किसने याद कराया? पास पेपर क्वेश्चन 1 आप बोले थे, ठीक है इंशाल्लाह मुझे याद कराइएगा आखिर में। पास ये क्वेश्चन 1 निकालें माय डियर, पेज नंबर 488 पे। आपको डियर कह के बुलाया जा रहा है, जल्दी निकालें ना इसलिए। अच्छा, हमने देखा है कि स्टैंडर्ड में अब बहुत सी चीज़ें ना सेल बुक करते हुए एक्सपेक्टेशन के ऊपर हो रही हैं। इसकी मैं आपको 2 मिसालें दे देता हूँ। स्टैंडर्ड में सेल बुक करते हुए कहाँ एस्टिमेशंस इन्वॉल्व हो रही हैं। एक आपको याद है हमने किया था कि 200 बल्ब बेचे थे, तो हमें उम्मीद थी कि 18 बल्ब वापस आ जाएंगे, तो हमने एस्टिमेट करके 192 की सेल बुक कर ली थी। तो एक ये एग्जाम्पल थी। दूसरा, एक और एग्जाम्पल शायद आपको याद हो, वो हमने की थी कि कल की क्लास में कि यूफोन ने ऑफर किए थे 12,000 मिनट्स, यानी हर महीने 1000 मिनट, लेकिन यूफोन की एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी कॉल्स कौन करता है, तो बेहतर है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हुए 10,000 मिनट्स की बेस पे कैलकुलेशन कर लें, जितनी उम्मीद है कि वो मिनट्स इस्तेमाल करेंगे। ऐसे बिला वजह 12,000 मिनट्स क्यों करना, तो वो तो फिर अजीब सी बात हो जानी है। तो 2 जगह मैंने आपको मिसाल दे दी जहां हमने सवालों में एस्टिमेशंस इन्वॉल्व किए हैं। अल अंसर फुटवेयर प्रोडक्ट्स, अच्छा ये कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास का है, जिसको आप कहते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को भी सेल से ही एडजस्ट किया जाएगा, कैश डिस्काउंट को भी सेल से एडजस्ट किया जाएगा, जिस तरह ट्रेड डिस्काउंट को सेल से एडजस्ट किया जाता है। हाइब्रिड वाले इधर आना चाहें तो आ सकते हैं। अल अंसर फुटवेयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 1 लाख टू रियाम ट्रेडर्स ऑन 2 महीने का उधार, और कंपनी की पॉलिसी है कि 10% पैसे छोड़ देती है अगर 1 महीने में पैसे दे दें। तो कितने महीने के उधार पे चीज़ें बेची? 2 महीने के उधार पे। लेकिन अगर 1 महीने के अंदर पैसे दे दें तो कितना डिस्काउंट दे देंगे? 10%। 4 सिनेरियोज हैं। नंबर 1, how the above transaction would be dealt in the books of AF on Yakam January and on the date of payment. सेलर का ख्याल है कि वो पे नहीं करेगा विद इन 1 मंथ। सेलर का ख्याल है कि वो पे नहीं करेगा विद इन 1 मंथ। बताएं जी, मैं सेल पूरी बुक करूं या अधूरी? 90% सेल पूरी बुक करूं या 90%? पूरी बुक कर लें, क्योंकि चीज बेचते हुए मेरा क्या ख्याल है कि वो 1 मंथ में पैसे नहीं देगा। तो वी एक्सपेक्ट दैट द बायर विल नेवर पे विद इन 1 मंथ। ये और 1 महीने में पे करे, हो ही नहीं सकता। मुनासिब है फिर कि आपने सोच लिया है कि उसको डिस्काउंट नहीं देना, तो सेल 1 लाख रुपए पे बुक कर लें। अब 1 जनवरी को ये एंट्री कर लें। बाकी
अगर वो पैसे 31 जनवरी से पहले ले आए तो उसे डिस्काउंट दे दीजिएगा, वो तो फिर देना पड़ेगा, आपने तो सोचा था लेकिन वो तो आ गया ना। और अगर वो पैसे लेट लाया तो फिर उसे डिस्काउंट ना दीजिएगा, 1 महीने के अंदर पैसे ले आया तो डिस्काउंट दे दीजिएगा। एंड ही एक्चुअली पेड ऑन 3 फरवरी, और वो लाया पैसे 3 फरवरी को, जिस तरह हमने सोचा था उसी तरह हो गया। वो लाया कब पैसे? 3 फरवरी को। अगर 31 जनवरी तक लाता 1 महीने तक फिर तो कोई मसला नहीं था, वो लाया 3 फरवरी को पैसे, इसका मतलब है अब उससे डिस्काउंट मिल सकता है या नहीं? नहीं मिल सकता। तो उससे पैसे कितने लें जरा, पैसे पहले बता दें, पैसे कितने लें? 1 लाख। पैसे उससे 1 लाख ले लें क्योंकि उससे डिस्काउंट नहीं देना अब। और डेटर कितने पे खड़ा हुआ है? तो डेटर को किताबों से खत्म करें, फौरन खत्म करें डेटर को किताबों से, पैसे आ गए हैं। किस दिन? चलिए मेरी तरफ से खत्म हुआ कॉन्सेप्ट। अब अगला सवाल पॉइंट 2 आप खुद ही करेंगे। तो शुरू में सेल किस पे बुक करनी है? जो उम्मीद है, जो उम्मीद है। और फिर रिवर्स पे किस पे करनी है? जो एक्चुअल है, जो एक्चुअल है। फिर तो कंफर्म होगी ना बात। ए नोट कर लें और बी को खुद सॉल्व करें। जो लेट आए हैं जरा 1 मिनट देखें, इधर इधर देखें बस 1 सेकंड। हमने 1 जनवरी को चीजें बेची हैं 2 महीने के उधार पे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्लास में ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन 10% पैसे डिस्काउंट दे देंगे, इसे कैश डिस्काउंट कहते हैं, अगर 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट हो गई। तो जब हम बेच रहे थे तो तब हमने सोचा था कि वो 1 महीने में पे नहीं करेगा, इसलिए लेट आने वालों हमने सेल पूरी बुक कर ली है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि वो 1 महीने में पे नहीं करेगा तो पूरे पैसे ही देगा। और वो दे के भी पैसे लेट ही गया, उसने डिस्काउंट नहीं लिया। चलें जी अगला करते हैं। कितने लोगों ने कर लिया बी? वेल डन। आप करें जी। इधर देखें जो लेट आए, बाद में देख लीजिएगा, लेक्चर तो ऑनलाइन अपलोड होने। इधर देखें पहले। हमारी उम्मीद है कि बायर 1 महीने में पे नहीं करेगा। हमारा ख्याल है कि वो 1 महीने में पे नहीं करेगा। मैंने चीजें कब डिलीवर की हैं? 1 जनवरी। अच्छा, अगर मेरा ख्याल है कि वो 1 महीने में पे नहीं करेगा तो मैं सेल अभी फुल बुक कर लूं या डिस्काउंट माइनस करके फुल बुक कर लें? उसने कहां आना है टाइम पे? डेट डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा अब पता नहीं कब आए, देखते हैं कब आया। ओए वो तो आ गया, 1 महीने के अंदर अंदर आ गया। 1 महीने के बाद आता तो डिस्काउंट ना मिलता, वो तो 1 महीने के। अब मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। इसमें मेरा मशवरा पहले कैश की फिगर निकालिएगा। कैश की फिगर, कैश कितना लेंगे उससे? कैलकुलेटर पे 1 लाख माइनस 10% ऑफ 1 लाख करेंगे ना, या 1 लाख इंटू 90%, जो भी। कैश उससे 90,000 लेंगे। लेकिन डेटर तो किताबों से खत्म करें, डेटर तो अब किताबों में रहना नहीं चाहिए क्योंकि डील ओवर होगी। 1 लाख। अब इस गम को पी एंड एल में नहीं डालते मेरे भाई, इस गम को सेल से ही करते हैं। इस गम को पी एंड एल में ना डालें। गम कितना हुआ? चलें जी, सारे लोग अब पॉइंट सी करें। बस ये भी जिसने नोट नहीं किया छोड़ें, पॉइंट सी करें। जी अच्छा यार, सेलर का ख्याल है वो 1 महीने में दे जाएगा। बेहतर है फिर। सेल 90 जी।
हाँ कॉस्ट ऑफ सेल भी, लेकिन इसमें कॉस्ट ऑफ सेल पे फर्क नहीं पड़ेगा ना। द रीजन इसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट तो वही रहेगी, इसमें इन्वेंट्री तो नहीं आ जा रही, इसमें हम कैश छोड़ रहे हैं सिर्फ सेल पे, तो इससे कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री पे फर्क नहीं पड़ेगा। हमने सोचा था कितने पैसे देगा, 90 पैसे। ये एंट्री हमने किस दिन कर ली, यकम जनवरी, उसने एक्चुअली कब पे किया, 17। हमने सोचा भी यही था, उसने पे भी 17 जनवरी। 17 जनवरी को उससे पैसे कितने लेंगे, इधर ये जरा सोच के बता दें। पैसे कितने लेंगे उससे, 90। और डेटर कितने से क्रेडिट करेंगे, जी पॉइंट डी, AF expected that he will pay within 1 month। ना बातें करो, बस करो। He will pay within 1 month। जी कितना, 90,000। But he didn't pay in 1 month। लेकिन उसने 1 महीने में पे नहीं किया, तो कैश उससे कितना लेंगे पूरा, भाई ना बातें करो। डेटा, सेल, खुशी। चलें जी, अब बच्चे बच्चे आ गए हैं सारे, चलें जी लेट्स स्टार्ट। अब जो आज का सवाल है उससे शुरू करें। फाइव स्टेप्स बता दें स्टैंडर्ड में। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। ये एक क्रिटिकल स्टेप है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आज जाते हुए शाम अभी बात करेंगे जब लेक्चर के एंड के ऊपर, जिस तरह कल जिस पे जाते हुए बात की थी कि सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी है। डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। सेपरेट चीज वो होती है जो अपनी जात में भी अलग अलग हो सके और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग हो। बर्गर में 3-4 चीजें थी, लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बर्गर का कर लिया था इसलिए बर्गर बेचना एक ही वादा था। डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, लेकिन बाथरूम और गटर की सफाई। अच्छा, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। आज हमारी डिस्कशन, कल हमारी डिस्कशन थी एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। अप्रोचेस के नाम बता दें, रेजिडुअल अप्रोच, कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच, एडजस्टेड मार्केट अप्रोच, पता नहीं क्या पूरा नाम याद कर लीजिएगा नाम। तो एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस पे कल हमारी बहस थी। आज हमारी बहस है डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे हो, हमारी डिस्कशन शुरू होने लगी है नई, बिल्कुल ठीक है। डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। चेक कराएं कहां तक पानी था, कोई नहीं, चले आए। पेज नंबर 456। फोर 458। अच्छा, वो होमवर्क वाले ऐसे फारक से सवाल हो गए थे जो 2-3 दिए थे, रिवीजन होगी। अच्छा मोहतरम, कभी कभी सवाल में ऐसा लिखा होगा कि स्टूडेंट ने कॉलेज वालों को कहा है
कि अगर आप लोगों ने 31 जुलाई से पहले सिलेबस खत्म करवा दिया तो हम आपको 500-500 रुपया फीस खुशी में और देंगे, 500-500 रुपया फीस खुशी में और देंगे, क्योंकि आपने टाइमली कंप्लीशन कर दिया। आपने क्या कर दिया? टाइमली कंप्लीशन कर दिया। बैठे, बड़े टाइम पे आए हैं, जल्दी जल्दी से बैठे। कॉन्सेप्ट माय डियर आज का ये है, अब सुनिएगा पहले। कॉन्सेप्ट आज का ये है कि कॉलेज वालों ने फीस रखी हुई थी 25,000। आप लोगों ने कॉलेज वालों को कहा कि अगर 31 जुलाई से पहले सिलेबस खत्म कर दिया तो हम क्या करेंगे, हम आपको 500-500 रुपया और देंगे पर डे, पर डे। यानी अगर 28 जुलाई को खत्म कर दिया तो 29, 30, 31, 1500 रुपया हम आपको और देंगे। और अगर आप लोगों ने सिलेबस लेट खत्म किया, मिसाल के तौर पे 3 अगस्त को खत्म किया, 4 अगस्त को खत्म किया, तो आप हमें जुर्माना देंगे 500-500 रुपया, आप हमें जुर्माना देंगे, ठीक है? ओके। An entity enters into a contract for the construction of a building at a total price of 1000 million with a completion date on। अब कस्टमर का ये इंटरेस्ट है कि मुझे 31 दिसंबर तक बिल्डिंग मिले, कस्टमर का ये इंटरेस्ट है, ठीक है? क्योंकि वो चाहता है मैं अपने मरने से पहले, मरना तो पता नहीं कब है, तो मरने से पहले मैं शिफ्ट हो जाऊं इधर। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपको 200 मिलियन बोनस मिलेगा अगर आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया 31 दिसंबर तक, क्योंकि आमतौर पे मार्केट में शायद लोग टाइम पे बनाते नहीं चीजें, तो हम आपको 200 मिलियन और दे देंगे। बेस्ड ऑन एंटिटी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस। अच्छा, अब स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि आप वेट ना करो 31 दिसंबर का, अभी से सोच लो कि आपने कितना रेवेन्यू बुक करना है। बाद में एस्टीमेट चेंज हो सकता है, वो देख लेंगे इंशाल्लाह। Based on entity's extensive experience with similar, the entity estimates that there is a high chance of timely completion of project। हाई चांस है कि प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। आप बताएं मोस्ट लाइकली क्या है, ज्यादा किसका चांस है कि प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाएगा? इसलिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप 200 का बोनस 1000 में डालें या ना डालें। तो सवाल कह रहे हैं कि हमारा अंदाजा 90% है कि हम इंशाल्लाह टाइम पे कंप्लीट कर देंगे। अब ये परसेंटेज अमाउंट पे लगाने वाली नहीं है, ये परसेंटेज इसलिए है कि आप डिसाइड करें कि आप टाइम पे कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे। आप बताएं ज्यादा चांस किस चीज का है? टाइम पे। इसलिए माय डियर, जो ट्रांजैक्शन प्राइस है ना इसमें, वो 1000 जमा 200 है। इंशाल्लाह 1200 हमारा रेवेन्यू होगा। हमारा रेवेन्यू कितना होगा? स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। हियर देयर इज ओनली वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, दैट इज बिल्डिंग, नॉट उसका बजरी सीमेंट सरिया, वो वादे नहीं हुए। हमने पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बिल्डिंग है। स्टेप 3, डिटरमिन द। स्टेप 3 के मुताबिक प्राइस बताएं, 1000 रुपए की हमने बिल्डिंग बेचनी है या 1200 की? 1200। ये जरा करें, बस एक ही सवाल कराना होता है, आगे तो फिर पेज नंबर ये है 458। जी बता दें, ये रेवेन्यू 50 लाख या 50 लाख माइनस 4 लाख करेंगे? 50 लाख या 50 लाख माइनस 4 लाख? टाइटेनियम लिमिटेड एंटर्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद डेल्टा टू सेल लैपटॉप एट अ टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 50 लाख बाय 30 जून। हमारे साल के एंड तक हमें लैपटॉप भेज देना। फर्ज करें हमारे साल का एंड है, सॉरी ईयर एंड तो लिखा नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि 4 लाख पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर लैपटॉप आपने लेट की है, यानी यकम जुलाई को दें, 2 जुलाई को दें, या 10 जुलाई को दें, या 15 को दें, 4 लाख पेनल्टी देनी पड़ेगी। हमारे तजर्बे के मुताबिक बहुत ज़्यादा चांस है कि हम टाइम पे डिलीवर कर देंगे। अब ये पेनल्टी है, अब ये देनी पड़ेगी या अवॉइड हो जाएगी? बहुत चांस है कि हम टाइम पे बेच देंगे। टाइम पे बेच देंगे तो 50 लाख आने का बहुत ज्यादा चांस है, या 46 लाख आने का चांस है? ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, नो पेनल्टी विल बी चार्ज्ड और 4 लाख विल बी चार्ज। द मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड प्रेडिक्ट्स द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, सो द ट्रांजैक्शन प्राइस इज
पेनल्टी माइनस करने की जरूरत नहीं है। ओके, एग्जाम्पल 2, तैयब कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड एन ऑयल रिग फॉर 1 लाख। हमने किसी को सेल करनी है ऑयल रिग। ये कोई IAS 1037 का सवाल नहीं है कि हम बाय कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं। अगर ऑयल रिग ना कंप्लीट हुई तो 20,000 पेनल्टी है। मेरा 90% चांस है कि ऑयल रिग कंप्लीट हो जाएगी टाइम पे। तो बता दें जी, 1 लाख में रेवेन्यू बुक करूं या 80,000 रेवेन्यू बुक करूं? 1 लाख। ये जी अब निकालने जरा सारे सफा नंबर भी। ये बताएं, कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड प्राइस भी होती है और कुछ ना कुछ वेरिएबल भी होती है। तो ये जो बोनस और पेनल्टी है ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। पता नहीं होगी या नहीं होगी। यकम जनवरी 2021 को लाइफ कॉलेज हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद डेस्कॉन कंस्ट्रक्शन टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग एट अ टोटल प्राइस ऑफ 100 मिलियन। तो डेस्कॉन कंस्ट्रक्शन ने कॉलेज वालों को एक स्कूल या कॉलेज बना के देना है 31 दिसंबर 21 तक। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि डेस्कॉन वुड रिसीव अ बोनस ऑफ बिटवीन 1 to 10 मिलियन if the construction is completed on or before। अच्छा ये ना ये शायद होमवर्क में मैं दे दूं, ये सवाल करें मादरत। A construction company enters into a contract to build an asset for 9 lakh with an expected completion date on 30 November. Customer will pay a bonus of 2 lakh if the asset is completed by 30 June. The bonus will decrease by 20% for each month of delay from 30 जून। अगर 30 जून को दे दिया तो बोनस मिलेगा, अगर 30 जून के बाद भी दे दे तो बोनस मिलेगा। जी वैसे अल्लाह वाले हैं। 30 जून तो असल में देखें ना 30 नवंबर से बहुत पहले है। बोनस तो बनता है हमारा। बोनस क्यों बनता है? हमने कब चीज बना के देने को कहा है? टॉप पे देखें 30 नवंबर को। यानी आपने पिज्जा हट वाले को कहा कि यार 7 बजे 8 बजे तक मुझे पिज्जा डिलीवर कर दो। उसने कहा 8 बजे क्या 7:15 तक आपको किसी और को बना हुआ 7:15 तक बना हुआ अगर आपको डिलीवर कर दूं तो आप क्या दो? हमने कहा यार तो लुट मच जाएगी। फिर आपने कहा तो कब तक का टाइम हमने उसे नॉर्मल दिया है? 30 नवंबर। लेकिन उससे इंसेंटिव दिया मैंने कि 30 जून तक अगर बना दो फिर तो मैं तुम्हें बहारों बहार कर दूंगा, 2 लाख दे दूंगा। और अगर 31 जुलाई को भी आ गए तो भी तुम्हें बोनस दूंगा, लेकिन बोनस 2 लाख से थोड़ा कम दूंगा। बोनस विल डिक्रीज बाय 20% फॉर ईच मंथ ऑफ डिले फ्रॉम 30 जून। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कहा है कि 80% चांस है कि 30 जून को वो कंप्लीट मैं करके दे दूंगा। अच्छा ये सब कुछ आप कस्टमर को नहीं बताते, ये आपकी अपनी एस्टिमेशन है। द कंस्ट्रक्शन कंपनी डिटरमिन्स। ये सारी बातें याद रखिएगा, जितनी एस्टिमेशंस है ना जहां जहां भी आ रही हैं ये कस्टमर को नहीं बतानी होती। यानी कल का सवाल था तो उसमें 12,000 मिनट्स उसे ऑफर किए हुए थे, वो 12,000 मिनट्स कॉल्स कर सकता है, बाद में एस्टीमेट चेंज हो सकते हैं। हमारा एस्टीमेट था 10,000। ये जितने हमारे एस्टीमेट्स हैं प्लीज ये कस्टमर को नहीं बताने होते। यहां तक कस्टमर के साथ एग्रीमेंट है। ये सारी मैनेजमेंट की अपनी सोच है, ये कस्टमर को कम्युनिकेट नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि 80% चांस है मैं टाइम पे बना दूंगा 30 जून तक, और 15% चांस है कि मैं 1 महीने का डिले करूंगा, और 2 महीने का डिले करने का चांस। भाई ऐसी सूरत में बेहतर है कि मोस्ट लाइकली ना उठाएं। मोस्ट लाइकली, नॉट प्रेफरेबल, लेकिन हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसी सूरत में IAS 37 में एक और तरीका बताया था, एक्सपेक्टेड वैल्यूज वाला। ऐसी सूरत में ऑप्शंस मोर देन 2 हैं। पिछले जो मैंने आपको 3 सवाल कराए हैं उनमें 2 ऑप्शंस थी, यानी 90% इस चीज का चांस है, 10% उस चीज का चांस है, 70 इस चीज का चांस है, 30 उसका है। इधर 90-10 या 70-30 नहीं है, इधर मोर देन 2 पॉसिबिलिटीज हैं।
अगर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं 80% और 20%, फिर मैं कहता मोस्ट लाइकली बेहतर है। तो यहां पर मोस्ट लाइकली बेहतर नहीं है, यहां पर हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल लेंगे। लेकिन दोनों मेथड्स को समझ तो लेना एक दफा, फिर उसके बाद देखते हैं। सवाल वाले ने कह दिया दोनों तरीके से आप निकालो। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि मेरा रेवेन्यू वैसे कितना है, 9 लाख। ये तो सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड प्राइस समझ लें, ठीक है। बोनस, अगर मैं 30 जून को बना के दूं तो बोनस 2 लाख। अगर मैं 31 जुलाई को बना के दूं कितना, अगर मैं 31 अगस्त को बना के दूं तो बोनस 20% और कम हो जाएगा। यार अब आप लोगों की मर्जी है, दोनों तरह कर लीजिएगा, दोनों तरह जवाब डिफरेंट आएगा, लेकिन दोनों तरह एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं। कुछ लोग करेंगे 2 लाख माइनस 40% ऑफ 2 लाख, ये भी ठीक है। 2 लाख माइनस 40% ऑफ 2 लाख, ये बिल्कुल सादा सादा चीज को लेकर चल रहे हैं। और कुछ लोग करेंगे 160 माइनस 20% ऑफ 160, इनका जवाब बड़ा अजीब आएगा और वो उससे डिफरेंट आएगा। लेकिन मैंने कहा ये दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सवाल ने कुछ ऐसी गाइडेंस नहीं दी, तो मैं बात को फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। 2 लाख माइनस 40% ऑफ 2 लाख 1 लाख, यानी 40,000 हर साल मैं कम कर रहा हूं। असल में बोनस का 20% 40,000 बनता है ना, तो 40,000 हर साल मैं कम कर रहा हूं, पर मंथ में कम कर रहा हूं। डन जी। अब ये बोनस मिलने का कितना चांस है, 80%। ये बोनस मिलने का कितना चांस है, ये बोनस मिलने का कितना चांस है। अच्छा, इन बोनसेस को जरा साइड पे रख देते हैं और इधर दरमियान में लाइन लगा देते हैं। ये बोनस तो निकाल के रख लिए। ऑप्शन नंबर 1 सवाल की है ए लिखा हुआ है या 1 2 लिखा हुआ है, ए में मैं लगाने लगा हूं एक्सपेक्टेड वैल्यूज, जैसे होता था ना 5 वेटेड एवरेज। और ऑप्शन बी में हम लगाएंगे मोस्ट लाइकली। एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालने का तरीका बताएं। 2 लाख मिलने का चांस 80% है, और जगह नहीं है नीचे लिख लें। 1,60,000 मिलने का चांस, और 1,20,000 मिलने का चांस। क्योंकि ऑप्शंस क्या थी, 2 से, इसलिए हमने सबको फिर ड्रिल डाउन करके उनका कर लिया। जी बोलें। अब ये अजीब सा बोनस मुझे मिलना है 190, ये अजीब सा है। अब ये 190 वैसे मिलना नहीं, या 2 लाख मिलेगा या 1,60 मिलेगा या 1,20 लाख, लेकिन अब क्या करें, ये गुजारा चलाना पड़ेगा। अंदाजा ही है ना, अंदाजों में क्या फर्क पड़ता है। टोटल 1090, और अगर मोस्ट लाइकली करना है तो फिक्स्ड प्राइस कितनी है, वो तो बिल्डिंग की मिलनी है, ऐड कर दें। मोस्ट लाइकली क्या है कि ज्यादा चांस किसका है कि क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला परसेंटेज लगाए बगैर उठा लें, इसे कहते हैं सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला परसेंटेज 80% लगाए बगैर उठा लें। मोस्ट लाइकली इज, तो जवाब चले नोट करें। रिक्वायरमेंट ए और बी, और वर्किंग नंबर 1।
अच्छा, एक बात करने लगा हूँ, अब कोई अगर कैलकुलेशन में गलत साइड पे चला गया तो जवाब उसका भी सही आ जाएगा। गलत साइड तो नहीं है, वो भी ठीक है। अगर कोई एक्सपेक्टेड वैल्यूज में किसी ने अगर कैलकुलेशन ऐसे कर दी कि 11 लाख, पता चल गया 11 लाख कैसे बने, 11 लाख मिलने का चांस 80% है। अगर किसी ने कैलकुलेशन ऐसे कर दी और कितना बनेगा, 10,60,000 मिलने का चांस 15% है, और 10,20,000 मिलने का चांस, मेरे ख्याल से इसका भी जवाब शायद 10,90,000 आ जाए। कोई जरा देख ले, मेरे ख्याल से इसका भी जवाब यही आ जाएगा। लेकिन प्लीज लीव इट, अगर कोई इस कैलकुलेशन की साइड पे चला जाएगा, छोड़े पर मैंने क्या किया, तो उसका भी जवाब इंशाल्लाह सही आ जाएगा। बेहतर है फिर बोनस को फिक्स प्राइस के साथ मिक्स ना करें जैसे मैंने अभी किया है, बोनस को अलग रख के पूरा डील कर लें, बोनस हो पेनल्टी हो। चलें जी, अ फाइनल क्वेश्चन नाउ फ्रॉम माय साइड, एग्जांपल नंबर 7। अच्छा, अब हमारा रूल बन गया, जहां दो पॉसिबिलिटीज हैं वहां पे हम मोस्ट लाइकली लगाया करेंगे, और जहां मोर देन 2 हैं तो चलें जी के ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर दें। 3 मिनट ले लें। रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। शुरू तो कर ट्रेना को, फिगर तो लिखें कुछ तो पा पा ता चा आ सो जा। जी, किसी ने पूरा सवाल सॉल्व कर लिया तो हाथ, वेल डन। हाइब्रिड में कर लिया पूरा सवाल सॉल्व, फिर पकड़ें बॉल पॉइंट कैलकुलेटर, कुछ करें। जिंदगी में कभी आपने LBDN नहीं करना, लुक बिजी डू नथिंग।
करते हैं कभी घर में ऐसा, मम्मी आ जाए तो हम फिर बाद में कहते हैं मेरे बच्चे क्यों मेरे साथ ऐसा कर। एन एंटिटी एंटर्स, हो गया ये टाइम, कितना मिनट और लगेंगे? 1 मिनट, चलें ठीक है, ले लें जल्दी से, 1 मिनट हो गया। हमें क्या छेती है, हमारी कौन सी वेलने में बाँ फंसी है, उधर से 1.25 घंटा और निकल आया अब, जब से कंपनी वालों ने अनाउंस किया है, तो हमें तो अब टेंशन ही खत्म हो गई है। अब हम ओढ़ना बिछोना तकिया शकिया इसी रूम 1 बनाएंगे इंशाल्लाह। भाई जल्दी आ जाओ, अब तो घर वालों ने भी पूछना छोड़ दिया कब आने। एन आंटिटी, कौन सी आंटी? आंटी रुखसाना। एन आंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर, जल्दी करो, हैंडिंग ओवर सेरेमनी। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू बिल्ड अ कस्टमाइज्ड एसेट, प्रॉमिस टू ट्रांसफर द एसेट इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दैट इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। इस बात का मतलब बताएं, दैट इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम, यानी कि बिल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता बना के आपको देते रहेंगे ओवर टाइम। द प्रॉमिस कंसिडरेशन इज 2.5 मिलियन, बट आ गया सवाल में, द प्रॉमिस कंसिडरेशन इज 2.5 मिलियन बट the amount will be reduced or increased depending on the timing of completion of asset. Specifically for each day after 31 March that asset is incomplete, the promised consideration is reduced by 10,000. हर दिन का जुर्माना 10,000 है for each day before 31 मार्च, और 31 मार्च से पहले कर दिया तो promised consideration increases by 10,000, तो फिर हर दिन का बोनस 10,000 है। In addition, upon completion of asset, a third party will inspect the asset. If the asset receives a specified rating, the entity will be entitled to incentive bonus of 1.5 लाख। एक बोनस आपको मिलेगा 1.5 लाख का। ये जल्दी या लेट के ऊपर नहीं है, ये जल्दी या लेट के ऊपर नहीं है, ये टाइमिंग ऑफ कंप्लीशन के ऊपर नहीं है, ये एसेट की रेटिंग के ऊपर है। तो अब सवाल में दो अलग अलग चीजें हैं। ये एसेट की रेटिंग, देयर इज ए हाई चांस दैट दिस अमाउंट विल बी रिकवर्ड, तो इसके मार्क्स लें इजी से जल्दी। इसमें कितनी ऑप्शंस है? 90% चांस है कि इससे अच्छी रेटिंग मिलेगी, 10% चांस है कि इससे बुरी रेटिंग मिलेगी। तो क्या करूं? 1.5 लाख जरब 90% जमा 0 इंटू 10%, ये तो मोस्ट लाइकली नहीं हो जाएगा, ये तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हो जाएंगी। इस तरह ना करें जी। फिक्स्ड प्राइस कितनी है? 25 लाख, और इसका बोनस नाम रख लें, बोनस मोस्ट लाइकली, प्लस करेंगे इसको। Considering uncertainty in deciding whether the construction would be completed in the given deadline, project manager has presented the following probabilities. उसमें जल्दी का चांस ही कोई नहीं, ईच डे बिफोर 31 मार्च का चांस ही कोई नहीं, वह लेट का ही चांस है। अगर एक दिन लेट हो गया तो उसका 50% चांस है, 2 दिन लेट हो गया तो 30%, और अगर 3 दिन लेट हो गया तो 20%। अब मोर देन 2 पॉसिबिलिटीज, ग्रेटर देन 2 पॉसिबिलिटीज, तो एक्सपेक्टेड। 1 डे लेट का क्या मतलब है? 10,000 जुर्माने का चांस। 2 डे लेट का क्या मतलब है? 20,000 जुर्माना। 20,000 जुर्माने का चांस। 3 डे लेट का क्या मतलब है? 30,000 जुर्माने का चांस। जुर्माना टोटल 2633,000।
ओके अच्छा, ये जो हमारा आज बहस का मरकज है ना, ये है डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। स्टेप 1 तो था ना, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। स्टेप 2 आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस, और स्टेप 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4। स्टेप 3 डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा, ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर आज हमने पढ़ा है, बोलें, वेरिएबल कंसिडरेशन। ट्रांजैक्शन प्राइस में हमने आज पढ़ा है वेरिएबल कंसिडरेशन। पेज 455 डिस्काउंट, ये असल में पेज 456 से लेके पेज 456 से लेके पेज 458 तक। अच्छा, ये भी हमने कर लिया हुआ है ट्रांजैक्शन प्राइस में। एक ट्रांजैक्शन प्राइस का और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि डिलीवरी इस दिन हुई है, पैसे उस दिन आए हैं, तो ट्रांजैक्शन प्राइस को हम उठा के उधर ले जाते थे, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। तो वो जो सवाल हम लोगों ने किए थे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू वाले, फ्यूचर वैल्यू कोई फेयर वैल्यू ना समझ लें, प्रेजेंट वैल्यू और एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग है। असल में सर आसिफ ने आज पैसे दे दिए, होंडा ने 2 साल बाद गाड़ी देनी है, तो ये तो फाइनेंसिंग का है, वो तो सर आसिफ से उधार पकड़ लिया एक तरह का इन्होंने। ये चीजें कोई डिलीवरी तो नहीं है, बात आगे निकल गई, इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम रिकॉर्ड करें। तो इसके तो हमने बहुत ज्यादा सवाल किए थे। इन्हीं सफ़ों पे सवाल देख लें, आपको होमवर्क में दिए थे। ये वाले सवाल शायद होमवर्क में नहीं दिए थे, कहीं और से दिए थे। बहरहाल ये सवाल याद नहीं, डिलीवरी टुडे, कैश इन फ्यूचर, कैश टुडे, डिलीवरी फ्यूचर, ये वाले तो कई हैं। एग्जाम्पल 1 याद है, ये वाले सवाल जो हम करते होते हैं। तो ये होमवर्क में तो नहीं दिए थे, ये दिए थे होमवर्क में, ये कहीं और से दिए थे शायद, ये वाले नहीं दिए थे। जो भी दिए थे भाई, यही वाले दिए थे। कुछ लोग कह रहे हैं ये वाले दिए थे। तो ये मिसाल के तौर पे पेज 460 एंड पेज 461। अब ना जरा आहिस्ता आहिस्ता जाएं कि हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा जी, आज हमने एक ये कॉन्सेप्ट करना है, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड इन ट्रांजैक्शन प्राइस, मे बी ड्यू टू डिस्काउंट्स, इंसेंटिव्स, पेनल्टीज, मे बी डेटर ने 2 साल बाद पैसे देने हैं, मे बी हमने 2 साल पहले पैसे दे दिए हैं। नॉन कैश कंसिडरेशन। अब ये तो बड़ी कॉमन चीज है कि सेलर जब चीजें बेच रहा है, तो सेलर ने जब चीजें बेची तो कस्टमर ने कहा कि मैं आपको पैसे नहीं देता, बदले में मैं आपको कोई चीज दे देता हूं। तो नॉन कैश कंसिडरेशन गिवन बाय सेलर। तो सर्विस देगा ना, सेलर सर्विस देगा और गुड्स देगा, तो कस्टमर क्या, नॉन कैश कंसिडरेशन गिवन बाय कस्टमर टू एंटिटी। यानी एक तरह का बार्टर ट्रेड हो रहा है ना, समझ लें, बार्टर ट्रेड हो रहा है। मैं चीजें बेच रहा हूं, बदले में वो भी चीजें दे रहा है। नॉन कैश कंसिडरेशन गिवन बाय कस्टमर। आ जाए जी पेज 462। टू डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, होमवर्क के अंदर लिखा होगा, पैरा 66 भी हमने पढ़ा है। टू डिटरमिन द ट्रांजैक्शन, होमवर्क नहीं, नोट्स में, टू डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच अ कस्टमर, इन विच अ कस्टमर, इन विच अ कस्टमर। मिसाल के तौर पे आप खाना खाने गए और आपकी जेब के अंदर आप पैसे नहीं थे, तो आपने उसको कहा कि मेरे से घड़ी ले लो। तो
दुकानदार सेलर है, उसने आपको बर्गर बेचा है, तो बर्गर बेच के दुकानदार के पास पैसे नहीं आए, बल्कि दुकानदार के पास नॉन कैश कंसिडरेशन आ गई है। टू डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच अ कस्टमर, आप दुकान पे बर्गर खाने गए थे, कस्टमर promises consideration in the form other than, I do not promise cash, बर्गर खा के मेरे से कैश की उम्मीद ना रखना, कैश तो मेरे अपने पास नहीं है, या तो मुझे ले लेना या मैं तुम्हें अपनी घड़ी दे दूंगा। A seller shall measure the non cash consideration at fair value, तो नॉन कैश कंसिडरेशन को सेलर किस पे मेजर करेगा, जो वो घड़ी मिल रही होगी उनको किस पे मेजर करेंगे, फेयर वैल्यू। अच्छा, इसमें ना उसने ये नहीं लिखा रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा, इसमें रेवेन्यू बैलेंसिंग रिकॉर्ड हुआ करेगा, यानी कि घड़ी को हम डेबिट कर देंगे उसकी फेयर वैल्यू से, तो बर्गर की सेल बैलेंसिंग आ जाया करेगी। अभी देखते हैं। An entity enters into a contract with a customer to provide weekly service for 1 year. तो वीकली क्लीनिंग सर्विस फॉर 1 year. An entity, a जमादार, sweeper, a sweeper enters into a contract with a college to provide weekly cleaning service for 1 year. The contract is signed on January and work begins immediately. In exchange for service, seller कौन है, sweeper, seller कौन है, sweeper, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, टू प्रोवाइड क्लीनिंग सर्विस, कस्टमर कौन है, कॉलेज, असूली तौर पे क्या होता है, जमादार जब सफाई करता है तो कॉलेज वाले उसको, इन एक्सचेंज फॉर सर्विस द कॉलेज प्रोमिसेस, उधर उन्होंने बर्गर बेचा था मैकडॉनल्ड्स ने, हमने घड़ी दी थी, इधर इसने सफाई की है, कॉलेज वालों ने पैसे नहीं दिए, ये बस ये जहन में रखें, पहले ना कैश कंसिडरेशन जहन में लाएं, फिर नॉन कैश खुद ही आ जाएगी। तो अगर जमादार सफाई करे तो कैश कंसिडरेशन किसको देनी चाहिए, कॉलेज को पैसे दे देने चाहिए जमादार को कि भाई ये सफाई आपने करके दी है, ये पैसे रखें। इन एक्सचेंज फॉर सर्विस, सर्विस कौन दे रहे, जमादार, स्वीपर, स्वीपर जब सर्विस देगा, द कॉलेज ने वादा किया है हर हफ्ते तुम्हें अपने 80 शेयर दे दिया करूंगा और तुम्हें कंपनी का मालिक बना लूंगा, तुम सफाया करो, उधर से हम तुम्हें कंपनी का मालिक बनाएंगे। 80 शेयर्स, द जमादार शेल मेयर द शेयर्स एट फेयर वैल्यू। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि जमादार को जो शेयर्स मिल रहे हैं उसको किस पे रिकॉर्ड करें, उल्टे तरीके से नहीं चलना जो आपके जहनों में आ रहा है। उल्टा तरीका ये कि कितने की सफाई करके दी उतने पे ही शेयर रिकॉर्ड करो, नहीं, इस तरह नहीं देखना। सेल सोच के इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स बैलेंसिंग नहीं निकालनी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर सोच के, जरा मुझे देखिए इधर सेल मैयर करने का तरीका बता रहा है या नॉन कैश कंसिडरेशन मैयर करने का तरीका बता रहा है। स्टैंडर्ड अजीब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रेवेन्यू का है, लेकिन कह रहे हैं मैयर शेयर्स को करो, यानी स्टैंडर्ड की ये थीम है कि जो चीज बदले में मिली उसकी फेयर वैल्यू बताओ। इन एक्सचेंज फॉर सर्विस द कस्टमर ने वादा किया है कि मैं आपको 80 शेयर हर हफ्ते दे दिया करूंगा, इसलिए उस ऊपर उसने वीकली सर्विस शायद इसलिए लिखा होता कि हर हफ्ते के एंड पे सफाई करके आया करेगा और 80 शेयर ले जाया करेगा, फिर अगले हफ्ते सफाई करेगा, फिर 80 शेयर ले जाया करेगा, तो करते करते इसके पास शेयर्स की भरमार पड़ी होगी जब पूरा साल सफाई कर लेगा। द टर्म्स इन द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड दैट शेयर्स मस्ट बी पेड अपॉन, पेड अपॉन तो नहीं होते यानी डिलीवरी होते हैं, शेयर तो इशू होते हैं। A share must be paid upon the successful completion of each week of service। 7 जनवरी को अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज ने इशू कर दिए शेयर्स, लेकिन कॉलेज की काउंटिंग नहीं हम करें, कॉलेज कस्टमर है। अगले ने शेयर रिसीव कर लिए, हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ ₹12 पर शेयर। ओके, नाउ प्लीज रीड द लाइन, द जमादार शेल मैयर द शेयर्स एट फेयर वैल्यू। 7 जनवरी जमादार को पैसे मिले, शेयर्स मिले,
शेयर्स मिले। इनिशियल रिकॉग्निशन इनकी कर लें, बाकी सब्सिक्वेंट जो है वो तो IFRS 9 के मुताबिक ही होगी इंशाल्लाह। आगे जमादार से पूछ लेंगे आपने इनको शॉर्ट टर्म के लिए रखना है या लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। शॉर्ट टर्म के लिए हुआ तो फिर FVTPL पे आएगा, और अगर उसने कहा कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है और मैं FVT OCI इरेवोकेबली डेजिग्नेट कर रहा हूँ, यानी जमादार आपसे कह रहे हैं आई एम डेजिग्नेटिंग इट एट FVT OCI इरेवोकेबली, तो फिर आप FVT OCI पे उसको ले जाइएगा, कोई मसला नहीं, इसमें क्या मसला है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और रेवेन्यू फ्रॉम, भाई शेयर इशू करने वाले की किताबों में क्या एंट्री होनी है वो मैं इस वक्त बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त बात कर रहा हूं स्वीपर जो कि एंटिटी है। स्वीपर क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है जी। शेयर्स की प्राइस बताएं, नहीं क्वांटिटी, जरब 900, इसको बैलेंसिंग निकालिएगा पेपर में। अगर बीच में कोई कैश हल्का फुल्का दे दिया ना तो वो लिख दीजिएगा, और सेल को बैलेंसिंग बुक करना है, सेल हमेशा बैलेंसिंग आएगी, याद रखिएगा। इसमें बीच में कैश भी इन्वॉल्व हो सकता है ना, कि थोड़े से शेयर ले लो, थोड़े से पैसे ले लो, तुम थोड़ा सा पैसे भी आ सकते हैं। कैश आ गया तो उसको लिखिएगा, फिर ये बैलेंसिंग देखें जैसे मैंने नीचे किया हुआ, ये कीजिएगा, ये कीजिएगा। थर्ड स्टेप पे सेल्स को क्या निकालिएगा, बैलेंसिंग। आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल्स मैयर करने का तरीका नहीं स्टैंडर्ड बता रहा, इसलिए सेल्स को हम बैलेंसिंग निकाला करेंगे। डन। चलें जी, आपको मैं 3 मिनट दे रहा हूं, पास पेपर का क्वेश्चन 16 कर दें, इधर लिख दें साथ, पास पेपर क्वेश्चन 16। फिक्रा याद कर लें यार, कि फिक्रा अगर किसी ने याद किया, द एंटिटी शेल मैयर द घड़ी, जब वो बर्गर बेच रही थी, या द शेयर्स एट देयर फेयर वैल्यू। अच्छा वैसे ही बात कर रहा हूं, अगर किसी ने टैक्स की क्लास पढ़ी भी है तो सेल्स टैक्स में हमने इसके बिल्कुल ऑपोजिट बात पढ़ी थी। सेल्स टैक्स में हमने पढ़ा था कि जब वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन है तो एक चीज मेरे पास से जा रही है, एक चीज आ रही है, तो उस वक्त मैंने कहा था जाने वाली चीज की जो फेयर वैल्यू है डेट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। बिल्कुल वो डिफरेंट बात थी, उधर उल्ट बात है, वो अपना लॉ है, उसकी अपनी मर्जी। इधर आने वाली चीज को किस पे मैयर करना है, फेयर वैल्यू। जल्दी भाई जल्दी माय डियर, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, 3 मिनट में एंट्रीज कर दें। हाँ जी, पहला पार्ट बस। एंटिटी को भी हाईलाइट कर लें और कस्टमर को भी हाईलाइट कर लें, दोनों के नाम, और फिर देखें एंटिटी सर्विस क्या दे रही है। सबसे पहले एंट्रीज करने वाला हाथ खड़ा करें। वैसे तो ऐसी चीजें होती नहीं है, लेकिन चलें क्या हर्ज है बताने में। IFRS 15 का पिछली दफा सवाल नहीं आया, अब इस पर आएगा तो आप लोगों ने अपनी तरफ से बोला, मैंने तो बस अधूरी सी बात आपको बताई है।
ये बताएं जिन स्टैंडर्ड से पूरा 16 से 18 नंबर का सवाल आ सकता है, कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं? कंसोलिडेशन और फाइनल अकाउंट तो छोड़े ना, वो तो ठीक है। IFRS 16, IAS 12, IAS 38 और IFRS 15 और IAS 10, 37। बाकी जिनमें से छोटे सवाल आ सकते हैं उनमें बड़ा आ ही नहीं सकता। IFRS 8, IFRS 9, IAS 21 और IAS 41 और एथिक्स, इनमें छोटे ही आ सकते हैं सवाल। IFRS 8, 9, 21, 41 और एथिक्स, इनमें से छोटे आते हैं, 8 नंबर से ज्यादा के नहीं, 8-9 नंबर। मैंने तो जब 10 नंबर देखे मैंने कहा आ ही नहीं सकता ये, मैंने तो सवाल ही छोड़ दिया। हाथ खड़ा करें एंट्रीज कर लिए तो। वेल डन, वेल डन। चलें बॉल पॉइंट मुझसे निकाल के अब एंट्रीज करना शुरू करते हैं। हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2023। ऑन यकम अक्टूबर 2023 हमारा साल खत्म होने से कितने महीने पहले बताएं जी? 3 महीने पहले। EL entered into a contract with Alpha to provide monthly payroll services. Payroll services क्या होती हैं? Payroll services for 2 months. Payroll services बताएं। ये तो बहुत बड़ा एक काम है, यानी कॉलेज वाले बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। एम्प्लॉयज किस टाइम आ रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं, उसका रिकॉर्ड हम रखेंगे। कितने दिन छुट्टी की, उसकी तनख्वाह कितनी काटनी है, उसका रिकॉर्ड हम रखेंगे। ओवर टाइम कितना लगाए, एम्प्लॉय कितनी देर रात को लेट बैठा रहा, उसका बोनस हम कैलकुलेट करेंगे। ये तो पेरोल कैलकुलेट करना, तनख्वाह देना कोई आसान काम नहीं है। 10 बंदों को आप रख लें, उनकी तनख्वाह कैलकुलेट करते करते आपके दिमाग की दही बन जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में तो 200, 500, 1000 बंदा होता है। तो इट इज अ वेरी बिग सर्विस, पेरोल सर्विस देना। तो सेलर ने क्या वादा किया है, मैं तुम्हें 2 महीने तक क्या दूंगा? पेरोल सर्विस दूंगा। 2 महीने बताएं कौन कौन से माय डियर? अक्टूबर और नवंबर, बस 2 महीने। EN concluded that service is a single performance obligation. ये एक सिंगल वादा है और सेटिस्फाइड ओवर टाइम, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ही सर्विस देंगे ना, लिफाफे में डाल के तो नहीं दे सकते। एंड इज मेजर्ड ऑन टाइम बेसिस, यानी टाइम बेसिस पे सर्विस देते रहेंगे। EL initially proposed a fees of 6,20,000 for each month in cash. एग्री ये हुआ था। EL कौन है यार? कस्टमर। अच्छा, कस्टमर एंटिटी अभी मिक्स हो रहे हैं। EL entered into following contracts. EL entered into a contract with Alpha to provide monthly payroll. EL concluded that service is a single performance obligation. तो EL proposed a fees of 6,20,000 for each month. However, due to liquidity problem, AL declined the offer. AL कौन है? कस्टमर। कस्टमर ने ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया। However, due to liquidity, AL declined this offer. AL ने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया है। और देखिए ना, अगर आपको कस्टमर और सेलर नहीं पता चला ना, EL entered into a contract to provide, तो EL कौन है? EL will provide, तो EL कौन है? सेलर या एंटिटी। EL declined this offer। तो EL एक कंपनी है बड़ी सी, मिसाल के तौर पे होंडा एटलस कार। तो होंडा एटलस कार ने, EL समझ ले एक CA फर्म है, तो होंडा एटलस कार ने CA फर्म को कहा कि यार आप लोग आके हमें पेरोल कैलकुलेट कर दोगे 6,20,000 हर महीने, ये ऑफर डिक्लाइन है। तो फिर ये लाइन काट दें, ये ऑफर तो डिक्लाइन हो गई है, तो 6,20,000 नहीं मिलेंगे। जल्दी से बैठे हाइब्रिड में 6,20,000 नहीं मिलेंगे। इंस्टेड इसकी बजाय, जल्दी करें, शुक्रिया। इंस्टेड EL agreed to compensate EL with its 5,000 ordinary shares per month. EL कौन है? कस्टमर के तौर पे होंडा कार, जिसने एम्प्लॉइज को पेरोल। तो होंडा ने कहा ये फर्म को कि मैं आपको 5,000 शेयर दे दिया, टोटलिंग 10,000 शेयर्स फॉर द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू द टर्म द शेयर्स आर टू बी डिलीवर्ड अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच मंथ। शेयर कब दिए जाएंगे? हर महीने के एंड पे। शेयर कब दिए जाएंगे? महीने के एंड पे। एज अ रिजल्ट EL रिसीव 5,000 शेयर 31 अक्टूबर एंड अदर 5,000 शेयर ऑन 30 नवंबर।
द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स वाज 100। इसको काट दें, इसको आप लोगों ने यूज नहीं करना था क्योंकि मुझे शेयर मिले हाँ रुपीज 120 एंड 110। ईयर एंड पे 108 रुपए हैं, उसकी बात फिर मैं आपसे भी बाद में करता हूं। पहले महीने का एंड बताएं जब मैं सर्विस दे के फ्री हो गया हूंगा, 31 अक्टूबर 23। द सेलर शेल मैयर द शेयर्स एट ऑन द डेट व्हेन द शेयर्स आर, नहीं लिखा हुआ उसने, खुद बताएं, ऑन द डेट व्हेन द शेयर्स आर रिसीव्ड, एट स्टार्ट या एट एंड? ओके, हाउ आई शुड पास द एंट्री? सीए फर्म वाले जो पेरोल दे रहे हैं होंडा वालों को, क्या एंट्री करें? हमारे शेयर्स बढ़ गए और हमने रेवेन्यू कर लिया। ये शेयर्स की क्वांटिटी ज़रब 6 लाख। अगले महीने पेरोल सर्विस देते रहे। मंथ का एंड बताएं कब आएगा? 30 नवंबर। जी बोलें। 5000 ज़रब द सेलर शेल मैयर द शेयर्स एट फेयर वैल्यू। जी रेवेन्यू अब आपको क्या लग रहा है, ये IFRS 9 है या हमने 20% से ऊपर शेयर खरीद हैं इस कंपनी के, या 50% से ऊपर शेयर खरीद हैं और ये हमारी सब्सिडरी बन गई है? कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ, तो बस हमने कोई 1-2% ही शेयर खरीद लिए होंगे, 1-2% भी नहीं होंगे, बस 10,000 शेयर खरीदे हमने इसके। तो बेहतर है कि एंट्री IFRS 9 की भी कर दें, लेकिन यहाँ डिफॉल्ट मॉडल लगाइएगा। उसने वाजे तौर पे लिखा है EL होल्ड्स ऑल शेयर्स एट 31 दिसंबर, ताकि आप वो IFRS 9 भी लगा दें। ये शेयर हमारे पास पड़े में है, तो पड़े महंगे हो गए, तो IFRS 9 में तो इसकी एंट्री होगी। इन्वेस्टमेंट इस शेयर का टी अकाउंट बना लें या फिर जो है वो डायरेक्ट ही एंट्री कर दें। शेयर्स कितने हैं, कितने के हो गए हैं? तो 10,000 ज़रब 108 वर्सेस 600 एंड 550। या फिर अगर टाइम ज़ाया करना है तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का टी अकाउंट बनाएं, इन्वेस्टमेंट डेबिट 2 दफा, और कैरी डाउन इनटू जी गेन या लॉस कितना? तो 1080 की तो एंट्री नहीं होगी, 70 की होगी। 31 दिसंबर 23। डिफॉल्ट मॉडल यूज कीजिएगा FVTPL, P&L डेबिट इन्वेस्टमेंट। बनाओ दूसरा पार्ट।